जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं कृष्ण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल केवीएस क्लासेस। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में हमने आपको क्लास 9th का हिस्ट्री का 2 चैप्टर यानी कि पहला चैप्टर था फ्रांस क्रांति और दूसरा था रूसी क्रांति के बारे में तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे चैप्टर नंबर कितना, तीसरा है। चैप्टर का नाम है क्या चीज़, नाजीवाद और हिटलर का उदय। क्या चीज़ है, नाजीवाद और हिटलर का उदय चैप्टर का नाम है। और इसमें भी कितना, एक चैप्टर में 31 क्वेश्चन और इस वीडियो में भी 2 चैप्टर को निपटाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। तो चलिए, ये पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो 1918 में हुआ था। कब हुआ था प्रथम विश्व युद्ध, 1918 में हुआ था। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में कौन सी सरकार बनी। जर्मनी में कौन सी सरकार बनी, तो वीमर गणराज्य बना। कौन बना, वीमर गणराज्य। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में कौन सी सरकार बनी, तो वीमर गणराज्य बना। कौन बना, वीमर गणराज्य बना। उसके बाद अगला प्रश्न है कि जर्मनी को प्रथम विश्व युद्ध के बाद किस संधि के अंतर्गत दंडित किया गया। तो किस संधि के अंदर, वर्षा के संधि के अंतर्गत जर्मनी को क्या कर दिया, यानी कि कई सारा देश मिलकर जर्मनी को पूरा लूट दे दिया। क्या पूरा लूट दे दिया गया, यानी कि वर्षा के संधि के द्वारा उस पर दंडित किया गया। किसको, जर्मनी को दंडित किया गया। उसके बाद अगला प्रश्न है आपके सामने, क्या है, वर्षा के संधि के अनुसार जर्मनी को क्या देना पड़ा। वर्षा के संधि के द्वारा जो दंडित किया गया था किसको, जर्मनी को, उस संधि के द्वारा जर्मनी को क्या देना पड़ा, तो उपयुक्त में से, यानी कि क्या, भूमि भी देना पड़ा सबको। उसके बाद यानी कि सब बांट लिया, जर्मनी को जो है ना सबको मिलके बांट लिया। उसके बाद युद्ध क्षतिपूर्ति, यानी कि युद्ध में जितना खर्चा हुआ वो भी क्षतिपूर्ति के रूप में ले लिया। और सेना का जो है कि सेना को सीमितकरण कर दिया गया। सेना को भी लिमिट कर दिया, तुम इतना ही सेना रख सकता है। यानी कि इसमें से सभी जो है इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि सब इससे दंडित किया गया था, सब चीज लिया गया था किससे, जर्मनी से। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 5 में है, कहता है कि हिटलर का जन्म किस देश में हुआ था। यानी हिटलर का जन्म जो है किस देश में हुआ था, तो हिटलर का जन्म जो है ऑस्ट्रिया में हुआ था। कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रिया में हुआ था। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रिया में हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला है, इसमें कहता है कि जर्मनी में आर्थिक मंदी किस वर्ष शुरू हुई है। जर्मनी में आर्थिक मंदी किस वर्ष शुरू हुई, तो ऑप्शन ए में देखिए, ऑप्शन ए में 1923 में, ऑप्शन बी में है 1929 में, और ऑप्शन सी में है 1933 में, और ऑप्शन डी में क्या है, ऑप्शन डी में है 1945 में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका 1929। क्या हो जाएगा, 1929 यानी कि जर्मनी में आर्थिक मंदी किस वर्ष शुरू हुई थी, 1929। यानी 1929 में जो है आर्थिक मंदी मतलब पैसा खत्म हो गया किसका, जर्मनी के पास जितना रुपया था सब खत्म हो गया, यानी कि धन जर्मनी का खत्म हो गया था। ठीक, क्या हो गया था, जर्मनी का धन खत्म हो गया था। अब वही क्वेश्चन अगला है, आगे क्वेश्चन जो अगला क्वेश्चन कहता है कि जर्मन मुद्रा की कीमत किस वर्ष में बहुत गिर गया था। वही 1929, क्या चाहिए, 1923 में। 1923 में जो है कि जर्मन की जो मुद्रा की कीमत है बहुत गिर गई थी। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आगे है, तो हिटलर किस पार्टी से जुड़ा था। हिटलर किस पार्टी से जुड़ा था, तो हिटलर नाजी पार्टी से जुड़ा था। किस पार्टी से, हिटलर नाजी पार्टी से जुड़ा हुआ था। ठीक, उसके बाद नाजी पार्टी का पूरा नाम क्या था, नाजी पार्टी का पूरा नाम था नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। क्या चीज, नाजी पार्टी का पूरा नाम नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, क्या चीज है, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी था। ठीक, क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर 10 में है कि हिटलर ने किस वर्ष जर्मनी की सत्ता संभाली। तो किस वर्ष संभाली, 1933 में। 1933 में जो है कि जर्मन की सत्ता संभाली। कौन संभाली, हिटलर ने 1933 में जर्मन की सत्ता को संभाली। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि हिटलर को जर्मनी का चांसलर कब नियुक्त किया गया। हिटलर को जो है कि जर्मनी का चांसलर कब नियुक्त किया गया, तो 1933 में। हिटलर यानी कि चांसलर नियुक्त करने का मतलब है कि वो सत्ता में आया, तो सत्ता कब संभाला, 1933 में। तो हिटलर चांसलर जर्मनी का चांसलर हिटलर कब बना, 1933 में बना। ठीक, अब आगे
आगे है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है क्या जी, हिटलर की मुख्य सेना क्या कहलाती थी? हिटलर की मुख्य सेना क्या कहलाती थी? एस कहलाती है जी, डबल एस यानी एस कहलाती। हिटलर की मुख्य सेना एस कहलाती थी, एस कहलाती, ठीक। नाजीवाद जो है क्या जी, नाजी शासन में यहूदियों को क्या माना जाता था? यहूदी क्या जी, यहूदी जिसको बोलते हैं, यहूदियों को क्या माना जाता था? यहूदियों को दुश्मन माना जाता था, क्या जी, दुश्मन। हिटलर जो है यहूदियों को खूब मारा था, कि खूब काटमार किया था यहूदियों को, ठीक। क्या माना जाता था? दुश्मन माना जाता था। किसको? यहूदी को। कौन? नाजीवादी शासन में यहूदियों को दुश्मन माना जाता था। उसके बाद क्या चीज है, क्वेश्चन नंबर आगे 14 में, हिटलर ने बच्चों और युवाओं को कैसे कैसे प्रशिक्षित किया? जी, हिटलर ने बच्चों और युवा को कैसे प्रशिक्षित किया? तो को कैसे किया? नाजी युवा संघ से प्रशिक्षित किया, नाजी युवा संघ से प्रशिक्षित किया। क्वेश्चन नंबर आगे है, क्वेश्चन नंबर अगला कहा था कि नाजी पार्टी का प्रतीक क्या था? नाजी पार्टी का प्रतीक था क्या चीज? स्वास्तिक चिन्ह। नाजी पार्टी का प्रतीक क्या था? स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक चिन्ह देखिए कैसे बना था, ऐसे ऐसे कर दिए, उसके बाद ऐसे ऐसे इस तरह से स्वास्तिक चिन्ह बनता है। स्वास्तिक चिन्ह इस प्रकार से था, ठीक। स्वास्तिक चिन्ह, नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? स्वास्तिक था। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? स्वास्तिक था, ठीक। आगे चलिए, आगे है हिटलर की आत्मकथा का नाम क्या है? हिटलर का जो आत्मकथा है उसका नाम क्या है? हिटलर का जो आत्मकथा है उसका नाम है मैन कैंप। क्या मैन कैंप किसका आत्मकथा है? हिटलर का है। मैन कैंप क्या जी, मैन, हिटलर की आत्मकथा का नाम है मैन कैंप। क्या था? मैन कैंप। हिटलर की आत्मकथा का नाम क्या है? मैन कैंप है। हिटलर की आत्मकथा का नाम मैन कैंप है, ठीक, याद रखिएगा। उसके बाद अगला है क्या चीज की कथा की, कहता है कि नाजीवाद किस सिद्धांत पर आधारित था? नाजीवाद किस सिद्धांत पर आधारित था? तो नस्लीय श्रेष्ठता। क्या जी, नस्लीय श्रेष्ठता पर आधारित था। मतलब हिटलर जो कहता था, हिटलर जो जिस नस्ल का था, कहता था वह सबसे उत्तम नस्ल कौन है? जो हिटलर का था। हिटलर जो जिस नस्ल से था वही, इसीलिए हिटलर ने यहूदियों को खूब मारता था, क्या खूब मारता था यहूदियों को। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है मैन कैंप का अर्थ क्या है? मैन कैंप का अर्थ है मेरा संघर्ष। क्या जी, मैन कैंप का अर्थ है क्या जी, मेरा संघर्ष। क्या है? मैन कैंप का अर्थ क्या है? मेरा संघर्ष है। उसके बाद अगला है कि क्या जी, नाजियों ने यहूदियों के खिलाफ क्या अभियान चलाया था? नाजी जो था, नाजी यहूदियों के खिलाफ कौन सा अभियान चलाया था? तो अभियान जो है कि फाइनल फाइनल सॉल्यूशन चलाया था। क्या जी, मतलब कि पूरा निपटा ही देना, यहूदियों को छोड़ना ही नहीं, एक भी सब बच्चा बूढ़ा महिला पुरुष सबको खूब मारा था। क्या कौन? हिटलर ने यहूदियों को खूब मारा था, ठीक। फाइनल सॉल्यूशन था, क्या चीज? यहूदियों के खिलाफ कौन सा अभियान चलाया था? फाइनल सॉल्यूशन चलाया था, ठीक। उसके बाद अगला है कि नाजीवाद के अनुसार कौन सी जाति श्रेष्ठ मानी जाती थी? नाजीवाद के अनुसार कौन सी जाति श्रेष्ठ मानी जाती थी? कौन थी? आर्यन। क्या आर्यन, यानी हिटलर कौन था? आर्यन था, इसीलिए वह आर्यन को श्रेष्ठ मानता था। क्या श्रेष्ठ मानता था हिटलर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है हिटलर ने किस देश पर सबसे पहले हमला किया? हिटलर ने किस देश पर सबसे पहले हमला किया? तो कहाँ पे? पोलैंड पे। कहाँ पे? पोलैंड पे। हिटलर ने सबसे पहले कहाँ पर हमला किया? तो पोलैंड पर सबसे पहले हमला किया, ठीक। पोलैंड पर सबसे पहले हमला किया, मतलब आक्रमण किया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न संख्या 22 कहता है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 से शुरू हुआ। 1939 से शुरू हुआ और कहाँ तक चला था? 1939 से शुरू हुआ द्वितीय विश्व युद्ध और 1945 तक चला। तो 1945 तक चला, ठीक। द्वितीय विश्व युद्ध 1945 तक चला। उसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है हिटलर ने कौन सी संधि तोड़ी? हिटलर ने कौन सी संधि तोड़ी? तो वर्षा की संधि तोड़ी। देखिए, हिटलर जब वर्षा की संधि जिस समय हुआ उस समय हिटलर शासन में नहीं था, ठीक। जब नहीं था तो हिटलर लेकिन पार्टी में था लेकिन शासन में नहीं था। तो हिटलर को देखकर जो है कि जेल में था। हिटलर कहाँ था? जेल में था। वह जेल में सोच रहा था कि जर्मनी के साथ बहुत बुरा हुआ, ठीक। जब सोच रहा था, जब जेल से निकला तब वह सत्ता में आया। जेल से निकला और सत्ता में आया तो क्या किया कि वहाँ वर्षा संधि को तोड़ दिया, ठीक। वर्षा संधि को तोड़ दिया। तो वही कहता है कि हिटलर ने कौन सी संधि को तोड़ा? तो वर्षा संधि को तोड़ा। क्वेश्चन नंबर 24 में, क्वेश्चन 24 में कहता है कि नाजी शासन के दौरान यहूदियों को कहाँ भेजा गया? नाजी शासन के दौरान यहूदियों को कहाँ भेजा गया? तो गैस चैम्बर्स और एकाग्रता शिविर में। कहाँ? गैस चैम्बर और एकाग्रता के चैम्बर में भेजा गया, भेज दिया गया।
फिर आ गया क्वेश्चन 25 में। 25 में कहता है कि द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ, तो 1945 में बताया अभी कि द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ, 1945 में अंत हुआ। उसके बाद अगला है द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की हार का मुख्य कारण क्या था। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के हार का मुख्य कारण क्या था, अधिक मित्र राष्ट्रों का विरोध, मित्र राष्ट्र जो था उसका अधिक विरोध हो गया था, यानी कि मित्र राष्ट्रों का अधिक विरोध जर्मनी का हार का कारण बना। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला कहता है हिटलर की मृत्यु कब हुई, तो हिटलर की मृत्यु 1945 में, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है और हिटलर की मृत्यु होता है। हिटलर की मृत्यु कब हुई, 1945 में, याद रखना है हिटलर की मृत्यु कब हुई, 1945 में। कब हुआ, 1945 में हिटलर की मृत्यु हो जाती है। हिटलर की मृत्यु कहाँ हुई, तो हिटलर की मृत्यु कहाँ हुई, बर्लिन में। कहाँ हुई, बर्लिन में। हिटलर की मृत्यु कहाँ होती है, तो बर्लिन में होती है। हिटलर की मृत्यु कहाँ हुई, बर्लिन में हुई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, इसमें कहता है कि हिटलर की मृत्यु के बाद जर्मनी का क्या हुआ। हिटलर की मृत्यु के बाद जर्मनी का क्या हुआ, तो जर्मनी वह दो भागों में विभाजित हो गया। जर्मनी को दो भागों में बांट दिया गया, मतलब जो दो भागों में टूट गया। तो हिटलर के मृत्यु के बाद जर्मनी का क्या हुआ, जर्मनी दो भागों में विभाजित हो गया। ठीक, उसके बाद कहता है हिटलर का शासन कैसा था। हिटलर का शासन तानाशाह था। कैसा, तानाशाह था। हिटलर का शासन कैसा था, तानाशाह था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए, कहता है नाजी विचारधारा में किसे पूरी तरह से नष्ट करने का लक्ष्य था, यहूदियों को पूरी तरह से नष्ट करने का लक्ष्य था। ठीक, चैप्टर नंबर 3 खत्म हो गया। अब देखिए क्या चैप्टर नंबर क्या है, 4 है। चैप्टर नंबर 4 में देखिए क्या है, चैप्टर नंबर 4 का क्या नाम है, अध्याय 4। इसमें कहते हैं अन्य लोग, उपनिवेश और साम्राज्य, यह चैप्टर का नाम। अब देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, पहला प्रश्न है इसमें क्या चीज की ब्रिटिश काल में जंगलों का सबसे अधिक उपयोग किसके लिए किया गया। तो इमारती लकड़ी में। जैसे जब ब्रिटिश काल था तो उस समय घर इमारत किससे बनता था, तो लकड़ी से बनता था। देखिए जब पुराना सब जब मकान देखिएगा तो उसमें अभी छत में क्या देता है, छड़ सब देता है, छड़ रॉड जिसको बोलते हैं वह, लेकिन उस समय क्या देता था, लकड़ी ही देता था। उस समय पिलर उलर का कोई चांस ही नहीं था, लकड़ी पर ही बनाता था। वही इमारती लकड़ी के रूप में सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया। कौन किया, अंग्रेज ने किया। उसके बाद रेलवे के लिए सबसे अधिक किस लकड़ी का प्रयोग किया गया, किस लकड़ी का किया गया, सागौन, जिसको सखुआ कहते हैं। टीक, उसको क्या बोलते हैं, टीक, सागौन या टीक या सखुआ, कुछ भी दे सकता है, तो उसको मारना है। ठीक, तो अगला है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि वन कानून किस उद्देश्य से बनाए गए थे। वन कानून किस उद्देश्य से बनाए गए थे, किसानों की सहायता के लिए, ऑप्शन बी पर्यावरण बचाने के लिए, राज्य को अधिक राजस्व देने के लिए, एक ऑप्शन और होगा, उसको देखिए। ब्रिटिश हितों की रक्षा के लिए, तो क्या है, तो संरक्षण कानून जो बनाया गया था, कौन सा कानून, वन संरक्षण कानून, अंग्रेज अपने हिसाब के लिए बनाए हैं, ब्रिटिश के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया था। क्या चीज, ब्रिटिश के हितों की रक्षा के लिए वन कानून बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर आगे है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि 1878 का वन अधिनियम किससे संबंधित था। 1878 का वन अधिनियम किससे संबंधित था, तो वनों के वर्गीकरण से संबंधित था। किससे था, तो 1878 का वन कानून किससे संबंधित था, वनों के वर्गीकरण से संबंधित था। ठीक, अब आगे चलिए, आगे है कि 1878 के वन अधिनियम में वनों को कितने भागों में बांटा गया था, तो कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया। 1878 के अधिनियम में वनों को 3 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि आरक्षित वन किसे कहते हैं। तो आरक्षित वन है जहां स्थानीय लोग भी प्रवेश न कर सके, उसे आरक्षित वन कहते हैं। वैसा वन यानी वैसा जंगल जिसमें क्या चीज लोग प्रवेश न कर सके, उसे आरक्षित वन कहते हैं। ठीक, आगे अगला है वनों की कटाई पर ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ग को सबसे अधिक प्रभावित किया। किसको क्या, तो आदिवासी को। क्या, किसको, आदिवासी कहाँ रहता था, जंगल में ही रहता था। जब अंग्रेज आया तो वह क्या कर दिया कि वह किसी को भी जंगल में घुसने के लिए नहीं देता था। 18 कानून की जो बनाए उसी के तहत, तो आदिवासी जंगल में रहता तो उसको भी भगाने लगा। तो सबसे अधिक किसको प्रभावित किया, तो आदिवासी को प्रभावित किया। कौन, अंग्रेज ने। उसके बाद है आगे, औपनिवेशिक शासन में वनों की कटाई को क्या माना गया।
औपनिवेशिक शासन में वनों की कटाई को अपराध माना गया। क्या माना गया? अपराध माना गया। वनों की कटाई को अपराध माना गया। किसमें? ब्रिटिश काल में वनों की कटाई को अपराध माना गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में, ब्रिटिश शासन में किस प्रकार की खेती ने जंगलों को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाई? किस प्रकार की खेती? तो ऑप्शन सुनिएगा, धान की खेती, ऑप्शन 2 में झूम या स्थानांतरित खेती, बागवानी, उसके बाद एक ऑप्शन और मिलेगा आपको, क्या है? गन्ना उत्पादन में। कौन होगा? इसका आंसर हो जाएगा सीधा सीधी क्या चीज? झूम खेती, यानी कि झूम या स्थानांतरित खेती। इसमें क्या होता है? झूम या स्थानांतरित खेती में देखिए, यानी कि 10, 20, 50 आदमी आया, एक जगह आके बस गया, घर बना लिया, वो अपना गाय भैंस जो उसके पास है धन सब लेके आया, एक जगह कहीं बस गया जंगल उंगल के बगल में। उस जंगल को साफ करेगा, उसमें 3-4 साल फसल उगाएगा और फिर वहां से चल देगा। उसी को कहते हैं झूम कृषि या स्थानांतरणीय कृषि, उसी को बोलते हैं। ठीक, तो अब आगे चलिए, आगे है क्या जी? अगला क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है झूम खेती मुख्य रूप से कौन करता है? तो मुख्य रूप से कौन करता है? आदिवासी करता है। कौन करता है? झूम कृषि मुख्य रूप से आदिवासी करता है। अभी भी आप देखे होंगे फील्ड सप्पे, फील्ड सप्पे मतलब कैसी इसी सब समय बारिश के समय में आता है ज्यादातर। क्या जी कहता है उसको? फील्ड पे आता है, तंबू टांग के रहता है, तो वो सब आदिवासी हुआ। उसी टाइप से पहले रहता था, जंगल में, जंगल के आसपास आया, बना लिया, जंगल को साफ करके उसमें खेती कर लिया, 3-4 साल किया, उसके बाद फिर चल दिया, उठाया बेग बस्ता और लेके चल गया। ठीक, अब इसी प्रकार से होता है झूम कृषि, और उसी को आदिवासी समुदाय ने किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आगे है, क्वेश्चन नंबर 11 में देखिएगा क्या है। नंबर 11 में कहता है कि ब्रिटिश सरकार ने किसे जंगलों के दुश्मन की तरह देखा? आदिवासी को जंगल के दुश्मन की तरह देखा। उसके बाद जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? गांधी जी ने किया। किसने किया? गांधी जी ने। जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो गांधी जी ने किया। किसने किया? गांधी जी ने किया। जंगल सत्याग्रह किसके विरोध में था? तो किसके? जंगल सत्याग्रह किसके विरोध में था? वन नीति के विरोध में था। किसके विरोध में था? वन नीति के विरोध में था। जंगल सत्याग्रह जो था वन नीति के विरोध में था। और किसने किया? तो गांधी जी ने किया। वन विभाग के कार्यरत मजदूरों को क्या कहा जाता था? तो वन विभाग के कार्यरत मजदूरों को कहा जाता था कुली। कैसे कहा जाता था? वन विभाग में कार्यरत मजदूरों को कुली कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कुली कहा जाता था। उसके बाद है वनों में जानवरों के शिकार पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया? वनों में जानवरों के शिकार पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया? क्योंकि अंग्रेजों को शिकार का अधिकार देने के लिए, यानी अंग्रेजों को शिकार का अधिकार देने के लिए, मतलब क्या जी? देखिए, और कोई जंगल में शिकार नहीं कर सकता है, लेकिन अंग्रेजवा मार सकता है, अंग्रेजवा शिकार कर सकता है, इसीलिए उसका प्रतिबंध लगाया गया। उसके बाद है आगे क्वेश्चन नंबर क्या जी? 16, जंगलों से लकड़ी की कटाई कौन करता था? जंगलों से लकड़ी कटाई कौन? मजदूर और आदिवासी जंगलों से लकड़ी का कटाई करता था। ठीक, उसके बाद है ब्रिटिश शासन में किस देश में सबसे पहले वैज्ञानिक वन प्रतिबंध शुरू हुआ? किसने कहा? तो जर्मनी में। क्या? जर्मनी में। कहते ब्रिटिश शासन में किस वर्ष देश में सबसे पहले वैज्ञानिक वन प्रबंधन शुरू हुआ? तो जर्मनी में हुआ। जर्मनी में हुआ। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 18 में, वैज्ञानिक वानिकी किस विचार पर आधारित थी? वैज्ञानिक वानिकी किस विचार पर आधारित थी? मतलब एक ही तरह के पेड़ों की रोपाई पर आधारित थी। वैज्ञानिक वानिकी के तहत कौन से पेड़ सबसे अधिक लगाए जाते थे? कौन से पेड़? साल और सागौन के वृक्ष सबसे अधिक लगाए जाते थे। क्या? साल और सागौन के वृक्ष सबसे अधिक लगाए जाते थे, इसमें वैज्ञानिक वानिकी के तहत। उसके बाद कहते हैं झूम खेती पर प्रतिबंध लगाने से आदिवासी क्यों परेशान हुए? मतलब परेशान क्यों हुए? क्योंकि उनकी आजीविका पर असर पड़ा। क्योंकि उनकी आजीविका पर आदिवासी वही झूम कृषि ही करते थे, तो उस पर रोक लगा दिया, तो खाएगा क्या? उसके मतलब उसको समझिए ना, भोजन पर भी पूरा क्या हो गया? कठिन हो गया मिलना, इसीलिए उसको परेशानी हुआ। किसको? आदिवासी को। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 21 से 31 के बीच चलिए, क्या है? तो बिरसा मुंडा ने किस क्षेत्र में आदिवासी आंदोलन चलाया? बिरसा मुंडा जो कहा? झारखंड में आदिवासी आंदोलन चलाया। झारखंड में बिरसा मुंडा किस क्षेत्र में आदिवासी आंदोलन चलाया? तो झारखंड में चलाया। उसके बाद है
क्या चीज की? किसान किसान ने किसने ब्रिटिश शासन को चुनौती देते हुए उल गुलान आंदोलन किया? उल गुलान आंदोलन किया? तो किसने किया? तो बिरसा मुंडा ने किया। उल गुलान आंदोलन किसने किया? बिरसा मुंडा ने किया। किसने किया? बिरसा मुंडा ने उल गुलान आंदोलन किया। बिरसा मुंडा ने उल गुलान आंदोलन किया। किसने? बिरसा मुंडा ने किया। बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया उल गुलान आंदोलन। ठीक, उसके बाद कहते हैं 19वीं सदी में जंगलों को किस प्रकार देखा गया? 19वीं सदी में जंगलों को किस प्रकार देखा गया? किस प्रकार देखा गया? उत्पादक संपत्ति के रूप में देखा गया। 19वीं सदी में जंगलों को उत्पादक संपत्ति के रूप में देखा गया। ठीक, क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन आगे है क्या चीज कि किस नीति के तहत ब्रिटिश सरकार ने वनों को नियंत्रित किया? किस नीति के तहत ब्रिटिश सरकार ने वनों को नियंत्रित किया? तो वन नीति के तहत। किसके? वन नीति के तहत वनों को संरक्षित किया, नियंत्रित किया। ठीक, उसके बाद आगे आदिवासियों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आदिवासियों का मुख्य व्यवसाय क्या था? झूम खेती का। क्या था? आदिवासियों का मुख्य व्यवसाय झूम खेती में वन संसाधन पर निर्भर था। क्या आदिवासी जो था झूम कृषि और वन संसाधन पर ही निर्भर था। कौन? आदिवासी। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में है कि किस देश ने भारत में वन नीति की शुरुआत की? किसने की? ब्रिटेन ने की, यानी कि ब्रिटेन ही औपनिवेशिक बनाया भारत को और वही वन नीति लाया। कौन लाया? ब्रिटेन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, ब्रिटिश शासन में किसके लिए जंगल साफ किए गए? किसके लिए? रेलवे लाइन के लिए, यानी कि रेलवे लाइन जब लाया अंग्रेज ने, किसके? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में कौन आया? रेलवे आया। पहले सबसे पहले डलहौजी के शासनकाल में ही रेलवे आया। तो रेलवे लाइन बिछाने के लिए जंगल को पूरा साफ करवाया गया, जंगल को पूरा साफ करवाया गया। उसके बाद जंगल सत्याग्रह का संबंध किस आंदोलन से था? जंगल सत्याग्रह का आंदोलन किस आंदोलन से था? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। जंगल सत्याग्रह का संबंध किस आंदोलन से था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से था। क्या चीज था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसके बाद कौन सी फसलें झूम खेती में ली जाती थी? झूम खेती में कौन सी फसलें ली जाती थी? मिलेट, मक्का और कंद। मिलेट, मक्का और कंद जो है यह तीनों फसल झूम कृषि के अंतर्गत आता था। उसके बाद उल गुलान का अर्थ क्या है? उल गुलान का अर्थ है महान विद्रोह। उल गुलान का अर्थ क्या है? महान विद्रोह। क्या? महान विद्रोह। उल गुलान का अर्थ क्या है? महान विद्रोह। महान विद्रोह है उल गुलान का अर्थ। उसके बाद अगला कहता है कि किस वन नीति ने आदिवासियों को जंगल से दूर कर दिया? किस वन नीति ने? 78 किसने किया? 1878 का अधिनियम। 1878 का अधिनियम जो वन जंगल अधिनियम आया वह क्या क्या? आदिवासियों को जंगल से दूर कर दिया। क्या? आदिवासियों को जंगल से दूर कर दिया। आई होप आपको चैप्टर दोनों, यानी कि चैप्टर नंबर 4 और 5, चैप्टर नंबर 3 और 4 समझ में आया होगा। तो आई होप आप सब बढ़िया से ऑब्जेक्टिव लगाए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।